हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठे सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम कोर्स के बारे में। और आपका जो कोर्स है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के लिए। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट का आपका कोर्स है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, बेसिक कॉम्पिटिशनल टेक्निक्स एंड डेटा एनालिसिस। ये आपका सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। टोटल बात करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है जिसके दौरान आपको 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 12.5 नंबर का है। 12.50 नंबर का आपका क्या है, क्वेश्चन है। और टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से आपको किन्हीं 4 को करना है। ये क्वेश्चन पेपर 2022 के लिए और 2023 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2022-2023 के सेशन का है। बात करें क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सबको देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक तालिका दी गई है। ठीक है, जिसमें 7 कंपनियों का डेटा दिया गया है। A B C D E F और G की बिक्री में साल दर साल बदलाव प्रतिशत में आते हैं, देती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देखना है। ये कंपनी का डेटा है, 7 कंपनियां हैं। ठीक है, इनके डेटा को आपको समझना है और उसके बाद नीचे पूछे गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित उपकरणों को परिभाषित करें, फिर वर्णन करें कि निम्न में से कौन सा ग्राफिकल टूल इस डेटा को कुशल तरीके से चित्रित कर सकता है, क्यों और क्यों। हिस्टोग्राफ, बार प्लेट, पाई चार्ट, सेक्टर प्लेट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे टूल बताए गए हैं। इन टूलों के बारे में आपको क्या बताना है, ये बताना है कि कौन सा टूल ये जो ऊपर डेटा दिया गया है उसको सही प्रकार से चित्रित कर सकता है और क्यों कर सकता है, इसके बारे में भी आपको बताना है कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का खा पाठ पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, क्या सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक शोध अध्ययन परिकल्पना तैयार करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे परिकल्पना के बारे में पूछा गया है, तो आपको पहले ये बताना होगा कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। उसी के बाद उसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा गया है, क्या सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक शोध अध्ययन। जब भी आप सामाजिक विज्ञान के किसी भी शोध का अध्ययन करते हैं तो उसमें परिकल्पना तैयार करना आवश्यक है या नहीं, इसके ऊपर आपको बताना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कोटि सहसंबंध क्या है। कोटि सहसंबंध क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसके उपयोग। ठीक है, कोटि सहसंबंध क्या है ये पहले आपको बताना है। उसके बाद ये बताना है कि उपयुक्त उदाहरण सहित क्या बताना है, इसके उपयोगों को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में पूछा गया, उपयुक्त उदाहरण सहित चक्र वृद्धि ब्याज दर की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। क्या बताना है, उदाहरण सहित बताना है चक्रवृद्धि ब्याज दर की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको क्रियाविधि की व्याख्या करनी है। उसके बाद अगर वंदना 5 साल के लिए बैंक ए में 10,000 रुपए का निवेश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़की का बताया गया कि अगर एक वंदना नाम की लड़की किसी भी बैंक ए में क्या कर रही है, 10,000 रुपए का निवेश कर रही है 5 साल के लिए। ब्याज दर 5% है, तो वार्षिक रूप से संयोजित है। मतलब 5 ब्याज दर क्या है, 5% है टोटल अमाउंट पे। और वार्षिक जो है ये मतलब सालाना ये आपको मिलेगा। 5वें वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज राशि की गणना। ठीक है, 10,000 पे 5% के हिसाब से सालाना जो आप कह सकते हैं कि ब्याज लगा, उसके ऊपर आपको क्या करनी है, कंप्लीट बताना है कि कितना वो मिला है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, ये डेटा नीचे दे रखा है। ठीक है, इस डेटा को आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ऊपर दिए गए क्वेश्चन आप देखते हैं क्या पूछे गए कि रिटर्न के आंतरिक दर क्या है। रिटर्न की आंतरिक दर क्या है ये बताना है। फिर उपयुक्त उदाहरण के साथ इसकी गणना करने के चरण को लिखिए। ठीक है, फिर रिटर्न की आप कह सकते हैं गणना करने के जो चरण है उनको भी आपको बताना है। फिर निम्नलिखित नकदी प्रवाह के साथ दो निवेश ए और बी पर विचार करें। ठीक है, क्या बताएगा कि निम्नलिखित नकदी प्रवाह, यहाँ पे नगद का जो प्रवाह हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आपको विचार करना है ए और बी के लिए। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सह प्रसारण क्या है।
हम सह प्रसारण की गणना कैसे कर सकते हैं, इसके उपयोगों को समझाइए। सबसे पहले आपको बताना है सह प्रसारण क्या है, फिर इसकी गणना आप किस प्रकार करते हैं, और तो और इसका उपयोग को भी आपको समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट में ये पूछा गया है, 15 सेल फोन उपयोग करता है MB में। ठीक है, के 15 सेल फोन उपयोगकर्ताओं के नमूने द्वारा मासिक डेटा उपयोग की मात्रा है। ठीक है, 15 जो सेलफोन उपयोगिता है, मतलब सेलफोन यूजर है, उनका यहाँ पे मासिक डेटा के दिया गया है। तो आपको यहाँ पे डेटा के बारे में क्या करना है, कैलकुलेशन करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को बताना है। नीचे दिए गए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, पहले में पूछा गया इस डेटा के 5 अंकों के सारांश की गणना कीजिए। ठीक है, 5 अंकों के सारांश की आपको गणना करनी है। उसके बाद जेड स्कोर की गणना करें, ये जो डेटा दिया गया है इसके जेड स्कोर की गणना करनी है। तीसरे में पूछा गया है क्या कोई आउटलेयर है, व्याख्या करें। क्या डेटा तिरछा है, यदि हाँ तो कैसे, ये बता रहा है आपको। फिर आता है उपयुक्त संख्याओं के लिए एक्सेल और जेड स्कोर की गणना करने के लिए कमांड लिखिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या है, कमांड कमांड भी लिखनी है। ये डेटा किस में है, ये डेटा MB में दिया गया है। ठीक है, मेगाबाइट्स में ये डेटा अवेलेबल है, मतलब 9.66 MB हो गया, 5.9 MB हो गया। ठीक है, तो ये डेटा MB में उपलब्ध है। इस डेटा के आपको देखना है। उसके बाद नीचे पूछे गए क्वेश्चन के आपको कंप्लीट आंसर देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है समान मासिक किस्त मतलब EMI की गणना कैसे कर सकते, कैसे करें। ठीक है, जो EMI है उसकी गणना कैसे करें, एक्सेल में इसकी गणना करने के कैसे चरण हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे MX एक्सेल में जो गणना करने के चरण है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के खा पाठ में पूछा गया प्रतिगाम विश्लेषण में परिकल्पना परीक्षण के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या कदम है। यहाँ पे मुझे प्रतिगाम विश्लेषण में अगर आपको आगे बढ़ना है परिकल्पना परीक्षण के साथ, तो आपको इसके लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे, इन कदमों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, परिकल्पना में टाइप 1 एंड टाइप 2 त्रुटियों के उदाहरण सहित समझाइए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आपको संक्षिप्त मतलब छोटी, उसमें शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। कोटोसिस पहला है। ठीक है, दूसरा है धन का समय मूल्य, और तीसरा है प्राथमिक और द्वितीयक डेटा। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स दिए गए, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ये यहाँ पे डेटा दे रखा है, सहबंध क्या है, निम्नलिखित सहबंध परिणामों की व्याख्या करें। ठीक है, यहाँ पे ये परिणाम से कुछ डेटा दिया गया है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जो पूछा गया है, पहले तो पूछा गया सहबंध क्या है, तो आपको पहले सहबंध की व्याख्या करनी है। ठीक है, दूसरे में क्या पूछा गया है, इसी में निम्नलिखित सहबंध परिणामों की व्याख्या करनी है। ये जो सहबंध के परिणाम दिए गए हैं इनकी आपको व्याख्या करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हैं कि 7 का जो खा पार्ट है, उसमें सेकंड पार्ट, उसमें पूछा गया है हेडर्स के फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग के लिए, हेडर्स के फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग के लिए MS एक्सेल के चरणों की व्याख्या करें, कैसे उपयोगी है। MS एक्सेल के बारे में इसमें ज्यादातर चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो हेडर्स की फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग के लिए आपको क्या करना है, MS एक्सेल में क्या करना होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट है इसमें प्रतिगाम विश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और समय क्षरण विश्लेषण के संदर्भ में व्याख्या की गई और अस्पष्ट विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रतिगाम विश्लेषण की पहले तो आपको अवधारणा की व्याख्या करनी है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है समाश्रणीय विश्लेषण के संदर्भ में व्याख्या करनी है, और फिर अस्पष्ट विविधताओं के विस्तार पर आपको वर्णन। ठीक है, फिर आता है उसका ये दूसरा पार्ट आता है जिसमें पूछा गया निम्नलिखित तालिका। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, तालिका दी गई है, इस तालिका के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित तालिका दो चर x दो चर x और y, दो चर x और y पर प्रतिगाम परिणाम दिखाती है। ठीक है, ये तालिका क्या दिखाती है, x और y पर डेटा दिखाती है। y आश्रित चर मतलब वार्षिक बिक्री और
एक्स स्वतंत्र चर प्रोफाइल ग्राहक है। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया है यहाँ पे एक्स और वाई का बारे में, आप कह सकते हैं कि चार्ट से बताया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसको बताना। पहले में पूछा गया है अनुमानित समीकरण लिखिए जो दो चरों के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। संबंध की व्याख्या भी करनी है, दो चरों के बीच में दोनों गुणांकों की व्याख्या कीजिए। दूसरा पार्ट है अनुमानित समीकरण के फिट होने की अच्छाई की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अच्छाई की व्याख्या करनी है किस चीज की, अनुमानित समीकरण के फिट होने की आपको अच्छाई की व्याख्या करनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये 8वां क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, इसमें पूछी गई व्याख्या की गई अस्पष्टीकृत और वर्ग के कुल योगों की स्वतंत्रता की डिग्री का पता लगाइए। यहाँ पे स्वतंत्रता की डिग्री का पता लगाना है। फिर प्रोफाइल किए गए ग्राहकों के गुणांक और सांख्यिकीय महत्व के बारे में आपको क्या अवलोकन है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है यही जो क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो आपको क्या करना है, कंप्लीटली इन क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उनको एक से दो बार आपको अच्छे से देख लेना है, किस प्रकार से आपको आंसर बनाना है ये आपको देख लेना है, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन के दौरान काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।